बच्चों कंटिन्यू करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने बताया कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो लाइव आर बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया में चेंज कर देती है और उसका वो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, और बाद में उस चीज़ का जो प्रूफ दिया वो 3 अलग साइंटिस्ट है, मैक्लियार्ड, मैककार्टी और अवेरी, और उन्होंने बताया कि हाँ ये डीएनए है। लेकिन इस बात से भी बहुत सारे साइंटिस्ट उस टाइम तक कन्विंस नहीं थे। तो जो फाइनल कहते हैं कि प्रूफ आया, फाइनल जो एक कंक्लूजन आया वो हर्शे एंड चेज ने दिया, और ये बताया जाता है कि इनका जो एक्सपेरिमेंट है दैट प्रोवाइडेड अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये नो डाउट प्रूव कर दिया, विदाउट एनी डाउट इन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने काम किस पे किया? काम किया हर्शे एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज पे। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? 2 वर्ड से बने हैं, बैक्टीरियोफेजेस, फाजेस कह सकते हैं इनको। फेज का मतलब होता है ईटिंग और बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको बैक्टीरियोफेजेस कहेंगे। ठीक है, वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, वायरस दैट अटैक्स बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या किया, वो इस बैक्टीरियोफेज को, ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस होती है, एक प्रोटीन कोट होता है, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और बाकी की स्ट्रक्चर होती है, स्पाइक्स होते हैं इस तरह से 3 पेयर्स। ये कोट है, प्रोटीन की कोट होती है, अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए होता है मोस्टली। ठीक है, तो हर्शे एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज पे काम किया। क्या किया? बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। किसमें ग्रो कराया? 2 अलग अलग मीडियम में। एक ऐसा मीडियम जिसमें था 30 to 35s, सल्फर 35, नॉर्मल जो आइसोटॉप सल्फर का होता है वो 32 होता है। दूसरे में इन्होंने दूसरे जो पेट्री प्लेट थी, दूसरा जो मीडियम था उसमें लिया फास्फेट या फास्फोरस 32। नॉर्मल फास्फोरस 31 होता है। इसमें जब ग्रो कराया बैक्टीरियोफेज को तो सल्फर जो है वो प्रोटीन का पार्ट है। कुछ अमाइनो एसिड ऐसी हैं जिनमें सल्फर होता है, जैसे सिस्टीन, जैसे मेथियोनिन। तो प्रोटीन की कोट बनी हुई होती है। ये बात आज एस्टेब्लिश है, उस जमाने में एस्टेब्लिश नहीं थी। तो ये पाया गया कि ये कोट इन वायरसेस की क्या हो गई? रेडियो एक्टिव हो गई। और जो 35p कंटेनिंग मीडियम में बैक्टीरियोफेज वायरस ग्रो कराए गए उनकी डीएनए जो था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, इसमें 32p रेडियो एक्टिविटी आ गई। ठीक है, ये बेसिस था एक्सपेरिमेंट का। ये एक्सपेरिमेंट का बेसिस था कि इन्होंने एक स्लॉट वायरसेस का ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था, और दूसरा स्लॉट ग्रो कराया जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस था। रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन हो सकती है एंड रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेनिंग डीएनए हो सकता है। तो जो इस तरह के वायरस थे जिनको 32p में ग्रो कराया गया था रेडियो एक्टिव फास्फोरस में, उनके पास डीएनए रेडियो एक्टिव था। डीएनए कैसा था? रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए था। और यहां पे क्या था? कोट रेडियो एक्टिव थी, जिनको 35s ने ग्रो कराया गया, कोट रेडियो एक्टिव। ठीक, अब इन दोनों वायरसेस का यूज करके 35s वाले मतलब कोट रेडियो एक्टिव वाले और 32p वाले यानी कि रेडियो एक्टिव डीएनए वाले, दोनों को लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया। पूरा पिक्चर क्लियर नहीं था उनको कि किसके पास कौन सा पोर्शन रेडियो एक्टिव है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। तो इसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट प्रोसीड किया तो क्या कराया? इनका इन्फेक्शन कराया बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर इनका इन्फेक्शन कराया बैक्टीरियोफेजेस का। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस को बैक्टीरिया पे अटैक करने के लिए एक अलग मीडियम में छोड़ा। इनके एक्सपेरिमेंट्स को कहते हैं, जो नाम दिया गया था उस जमाने में, वो बोला था कि इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ, लेकिन उसमें कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो अनइक्विवोकल प्रूफ जो है वो
हर्षेचेज के एक्सपेरिमेंट से आया। अब हम स्टेप्स के बारे में देखते हैं। देखिए, कोट रेडियो लेबल्ड था, कोट रेडियो एक्टिव कुछ में, यानी कि 35S क्योंकि सल्फर था कोट में, और डीएनए लेबल्ड था 32P यानी रेडियो एक्टिव डीएनए। ये कुछ दूसरे वायरस में था। अब इनसे पहला जो स्टेप कराया गया वो इन्फेक्शन कराया गया। क्या कराया गया? इन्फेक्शन। सबसे पहले ये वायरस जाके ये बैक्टीरिया के सरफेस पे एडहेयर कर गया इस तरह से। अभी इसमें जेनेटिक मटेरियल है, ये बैक्टीरिया के सरफेस पे एडहेयर कर गया, जेनेटिक मटेरियल है। पहला स्टेप इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन के बाद इसने क्या किया कि जेनेटिक मटेरियल को अंदर इंजेक्ट करा दिया। अब जो भी जेनेटिक मटेरियल रहा हो, आज के टाइम में तो एस्टेब्लिश है कि डीएनए को इंजेक्ट कराता है, लेकिन उस जमाने में बात पता नहीं थी, ठीक है। फिर जैसे ये इंजेक्ट कराएगा उसके बाद ये नेचुरली भी अलग होने लगता है, और हमने एक प्रोसेस भी करा दिया साथ में इसको सेपरेट करने के लिए कि फेज अलग हो जाए। जो भी फेज हैं, बैक्टीरियोफेज हैं, ये क्या हो, जो सेल है उनसे अलग हो जाए। तो ये सेल बची, और ये फेज अलग हो गए, और इसको कहेंगे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? शेक करना तेजी से, या ये कह सकते हो जैसे मिक्सर में चीजों को मिक्स कर देते हैं उस तरह से। एजिटेट करना, तेजी से एजिटेट करना, हिलाना डुलाना। तो क्या हुआ? ये सब अलग हो गए, ठीक। अब जो भी अंदर मटेरियल गया होगा, जेनेटिक मटेरियल, वो अंदर है। ये जेनेटिक मटेरियल है अंदर है। बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल भी होगा, राउंड सर्कुलर डीएनए, इससे आपको मतलब नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, ये वायरस अपनी कॉलोनीज बनाता है, फिर बैक्टीरिया को ब्रेक करके बाहर आता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वायरस जो है अपनी कॉपीज बनाना चालू करेगा। थर्ड प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इसको इस तरह से समझिए। एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें पेन ड्रॉप ट्यूब या किसी ट्यूब में भर के पूरा सैंपल और रख दिया जाता है, और उसको तेजी से रोटेट कराया जाता है। तेजी से रोटेट कराया जाता है। कितना तेजी से? बहुत तेजी से। जैसे पंखा आपका घूमता है 120 आरपीएम पे, 120 रोटेशन पर मिनट नॉर्मल होता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं ये कई हज़ार आरपीएम के ऊपर आते हैं, 10,000 आरपीएम, 40,000 आरपीएम, इस जो रफ्तार है उस पर करवाते हैं। अब आप देख पा रहे हो, जाहिर सी बात है कि अगर ये दोनों चीज़ें रोटेट कराई गई और मिक्स हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं लगातार, तो दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो सेल्स होंगी जिनमें जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, अगर ट्रांसफ़र हुआ होगा तो, ट्रांसफ़र तो होगा ही, जेनेटिक मटेरियल होगा जो भी है इसमें, और प्लस कोट भी अलग होगी, कोट भी अलग होगी। लेकिन अगर कहा जाए कि आप लगातार रोटेट करा रहे हो चीज़ों को, लगातार इनको रोटेट करा रहे हो, तो क्या होगा? कुछ चीज़ें सेडिमेंट कर जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। तो जो कुछ सेटल हो जाएगा वो बॉटम में जाएगा, जो सेटल हो जाएगा वो बॉटम में जाएगा, और जो नहीं सेटल होगा वो फ्लोट करेगा। अब आप ये देखिए, यहाँ पे एक वायरस है और एक बैक्टीरिया है, तो जाहिर सी बात है कि वायरस हल्का होगा। तो वायरस जो है फ्लोट करेगा, और जो बॉटम में बैठ जाएगा वो भारी होगा। बॉटम में बैठ जाएगा वो क्या होगा? उसको कहते हैं पेलेट। क्या कहते हैं? पेलेट कहते हैं। और जो ऊपर तैरता रहेगा उसको कहेंगे सुपर नेटेंट। जो तैरता रहेगा उसको कहेंगे सुपर नेटेंट, ठीक है। अब हम इस केस में देखते हैं, यहां पे हमने सल्फर रेडियो एक्टिव डाला था, तो हमको जो रेडियो एक्टिविटी दिखी वो कहां पे दिखी? सुपर नेटेंट में। रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड कहां पे? सुपर नेटेंट में, यानी कि कोट में, सुपर नेटेंट में, सुपर नेटेंट में। पेलेट में क्या है? पेलेट में सेल्स हैं, किसकी सेल्स? बैक्टीरिया की सेल्स, प्लस जेनेटिक मटेरियल अगर इनके अंदर गया होगा तो होगा, गया होगा, जो कि जाहिर सी बात है, जेनेटिक मटेरियल होगा इनके अंदर। लेकिन हमने जो वायरस था इसको
इसकी जो रेडियो एक्टिविटी थी वो कोट पे किया था, और कोट अगर अंदर जाती, कोट अगर बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाती तो हमको सेल में रेडियो एक्टिविटी दिखती, लेकिन हमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिख रही है? सुपरनेटेंट में, जहां पे वायरस का बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, इन द सेम मैनर यहां पे भी दो चीजें होंगी, सेल्स बचेंगी और प्लस ये कोट बचेगी, सेल्स बचेंगी, कोट बचेगी, सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल है ब्लेंड हुआ। इसमें भी अगर देखेंगे तो दो पार्ट आएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद, एक तो पैलेट और दूसरा जो तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्ट होगा वो क्या होगा? सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट। तो जो पैलेट होगा, जो सेटल हुआ पार्ट है, इसमें रेडियो एक्टिविटी दिखाई पड़ी, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड। तो पैलेट में क्या था? सेल्स थी, सेल के पास अपनी तो रेडियो एक्टिविटी थी नहीं, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल आया, उसके अंदर अगर रेडियो एक्टिविटी रही होगी तब तो रेडियो एक्टिविटी सेल्स में हमें दिखाई पड़ रही है। तो जो आपने वायरस यूज किया था उसका क्या रेडियो एक्टिव था? डीएनए रेडियो एक्टिव था। अगर डीएनए सेल के अंदर गया होगा तो सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट होगी, जो कि डिटेक्ट हुई, जो कि डिटेक्ट हुई। तो इससे कंक्लूजन निकला कि जो चीज ट्रांसफर हो रही है वो डीएनए है, ये नहीं है, प्रोटीन नहीं है। डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हो रही है। और इस बात ने साबित कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन। ठीक है, तो अब इस बात को आपकी एनसीईआरटी लिखती है खूबसूरती से, आप एक बार चाहो तो हम उसको क्विकली वहां से रीड कर लेते हैं। ठीक है, दी unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Alfred Hersey and Martha Chase in 1952. They worked with viruses that infect bacteria called bacteriophages. ठीक है, ये आ चुका है। अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया? तो हर्से चेज ने 1952 में दिया, बैक्टीरियोफेज पे काम किया। द बैक्टीरियोफेज इज अटैच्ड टू बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल। देखिए, पहले क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर इनकी कॉपीज बनना चालू होती हैं। ठीक है, हर्से एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज द प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर्स द बैक्टीरिया। देखिए, वायरस अपनी कॉपी बनाना चालू करेगा सेल के अंदर। हर्से एंड चेज ने इस बात को फाइंड आउट किया कि वायरस जो सेल के अंदर गया, वायरस का कौन सा पार्ट गया? प्रोटीन गया या डीएनए गया? और जो बाद में प्रूव हुआ कि डीएनए गया। They grew some viruses on a medium that contain radioactive phosphorus and some other medium that contain radioactive sulfur. कुछ को रेडियोएक्टिव फास्फोरस 32p पे और कुछ को रेडियोएक्टिव सल्फर 35s पे ग्रो कराया। वायरस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन्स फास्फोरस बट नॉट प्रोटीन। जिनको रेडियोएक्टिव फास्फोरस पे ग्रो कराया गया उनमें डीएनए रेडियोएक्टिव था। सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए बिकॉज द डीएनए डजंट कंटेन सल्फर। अगर सल्फर कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराया गया तो प्रोटीन रेडियोएक्टिविटी निकली, फास्फोरस डीएनए नहीं निकला, क्योंकि फास्फोरस डीएनए का कंपोनेंट है और सल्फर प्रोटीन का कंपोनेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड क्या होती हैं, हाँ, सल्फर कंटेनिंग होती हैं। तो रेडियोएक्टिव फेजेस वेर अलाउड टू अटैच द ई कोलाई बैक्टीरिया। ये रेडियोएक्टिव जो फेजेस थे इनको ई कोलाई बैक्टीरिया पे अटैच करने के लिए छोड़ दिया गया। देन द इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ, वायरल कोट रिमूव हो गई एंड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर। देखो, वायरल कोट तो ऐसे भी अलग हो जाती है, लेकिन हमने ब्लेंडर का यूज करके जल्दी अलग कर दिया। द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई स्पिनिंग देम इनटू सेंट्रीफ्यूगेशन। और रही सही कसर क्या है? स्पिनिंग करके, तेजी से सेंट्रीफ्यूगेशन करके 10,000 आरपीएम, 20,000 आरपीएम, 40,000 आरपीएम पे। Bacteria which was infected virus that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the genetic material that passed from the virus to bacteria. देखिए, यहाँ पे पैलेट में रेडियो एक्टिविटी दिखी, यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव था। बैक्टीरिया दैट वेर इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैव रेडियोएक्टिव प्रोटीन, जो रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाले थे, ऐसे बैक्टीरिया के अंदर, पैलेट के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई पड़ी। रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखाई पड़ी? सुपरनेटेंट में दिखाई पड़ी। तो इसका मतलब कोड ट्रांसफर नहीं हुई। दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिडेंट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वायरस से जो कुछ भी बैक्टीरिया के अंदर एंटर किया है, वायरस से जो कुछ भी बैक्टीरिया के अंदर एंटर किया है वो प्रोटीन नहीं है बल्कि डीएनए है। डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये फिगर बना के आपके यहाँ बताया भी गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। और अब ये एस्टेब्लिश हो गया कि डीएनए इज द
जेनेटिक मटेरियल। थैंक यू।